गृह प्रवेश की रस्मों के बाद वृंदा को एक कमरे में बिठा दिया गया था। उसकी सास उसके पास आई और कहने लगी, देखो बहू, आजकल की लड़कियों के बड़े नखरे होते हैं, लेकिन तुम मुझे जल्दी खुशखबरी सुना देना। मुझे तो पोता ही चाहिए, तो तुम भी खुशखबरी सुनाने में देर बिल्कुल भी मत करना। देखो, हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर तुमने मुझे पोता दिया तो मैं तुम्हें अपने खानदानी कंगन दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। तो वृंदा हैरान रह गई कि अभी उसे इस घर में आए हुए महज कुछ ही घंटे हुए हैं और उससे पोते की फरमाइश की जाने लगी। वो सोचने लगी कि क्या कंगन के लालच में मैं अपनी गृहस्थी शुरू होने से पहले ही मम्मी जी को पोता दे दूं, और यह कैसी सोच है कि पोता ही होना चाहिए। खैर, उसने इन ख्यालों को झटक दिया, क्योंकि शुरुआत में ही वह यह सब सोचकर नए रिश्तों के लिए अपने मन में कड़वाहट नहीं घोलना चाहती थी। वह सोचने लगी कि बाकी लोग कुछ भी कहें, मुझे तो यह देखना है कि मेरे पति मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पति की याद आते ही वह मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि रास्ते में जब वह पति के बगल में कार में बैठी हुई थी तो उसका पति निहाल बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि वृंदा को ऐसा लगा कि उसका पति उसे खूब प्यार करेगा। घर में रिश्तेदार भरे हुए थे, तो कोई ना कोई वृंदा के पास आकर बैठ जाता था और कुछ न कुछ हंसी मजाक करने लगता था। सभी लोग उसे इस बात के लिए छेड़ रहे थे कि आज उसकी सुहाग रात है। उसके सुहाग रात के कमरे को सजाने के लिए कह दिया गया था। डेकोरेशन वाले ने कमरे की खूब बढ़िया सजावट की थी। रात को जब वृंदा दूध का गिलास लेकर सुहाग रात के कमरे में पहुंची तो कमरे की सजावट देखकर उसकी थकान दूर हो गई और बेला की खुशबू अपने सांसों में भरते हुए वो सोचने लगी कि कमरा तो बिल्कुल ऐसे सजाया गया है जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं। क्या पति आकर वैसा ही प्यार भी जताएंगी? यही सब सोचते हुए वो बिस्तर पर बैठ गई। देर रात तक भी वो कमरे में नहीं आया था। वह तो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इधर वृंदा इंतजार करते करते थकान के मारे सो गई थी। आधी रात के बाद जब निहाल कमरे में आया तो वृंदा की नींद टूट गई। वह उठकर बैठ गई और अपना घूंघट ठीक करने लगी, लेकिन निहाल कमरे की सजावट देखकर गुस्से से बौखला उठा। वो वृंदा से गुस्से में कहने लगा कि तुम मेरी पत्नी हो या कोठे वाली, इतने फूल सजा कर क्यों बैठी हो तुम? वृंदा सकपका गई, क्योंकि उसने तो यह सजावट नहीं की थी। वृंदा के पति ने सारे फूलों को नोचते हुए कहा, ये कमरा है या कोठा? मुझे तुमसे बस बेटा चाहिए, तुम्हारे तलवे नहीं चाटने वाला मैं। इतना कहकर उसने वृंदा को बिस्तर पर धकेल दिया और उस पर हावी होने की कोशिश करने लगा। वृंदा तो सन्नसी रह गई। शादी की पहली ही रात उसका पति उसके साथ ये क्या कर रहा है? उसके दिमाग में कभी ये आता कि उसकी माँ ने विदाई के समय कहा था कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर होगा, और ससुराल में हर लड़की को थोड़े बहुत समझौते करने पड़ते हैं। शुरुआत में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब तुम्हारा मन करेगा कि मैं इस रिश्ते को तोड़ दूं, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। अब इस परिस्थिति में वृंदा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह खामोश रहे या विरोध करे। तब तक निहाल ने उसे नोचना खसोटना शुरू कर दिया था। वृंदा को और कुछ सोचने का समय नहीं मिला। अपने पति की इस हरकत के प्रतिक्रिया स्वरूप उसने उसे जोरदार धक्का मारकर निहाल को खुद से दूर धकेल दिया, जिससे कि निहाल एक दीवार से जा टकराया। चोट लगते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह क्रोध से दांत पीसते हुए बोला, अरे तू मेरी पत्नी है और मुझे खुश रखना तेरा फर्ज बनता है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धक्का मारने की? वृंदा भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह भी गुस्से से फुफकारते हुए बोली, और तुम भी मेरे पति हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? पति को तो अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तुम तो खुद ही मुझे बेइज्जत करने पर तुले हुए हो। निहाल क्रोध से उसे झकझोरते हुए बोला, तुम मेरी पत्नी हो, तो मैं अपनी पत्नी के पास नहीं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? वृंदा गुस्से में बोली, पत्नी हूँ, कोई खिलौना नहीं जिसे तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से इस्तेमाल करोगे। तुम तो मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कि तुम कोई पागल इंसान हो। निहाल ने आगे बढ़कर एक जोर का तमाचा वृंदा को मार दिया, तो वृंदा ने भी पलटकर ऐसा करारा वार उसकी गर्दन पर किया कि वह दर्द से बिलबिला उठा। तब निहाल ने अपनी चमड़े की बेल्ट उठाई और वृंदा की ओर बढ़ने लगा। अब वृंदा ने अपनी साड़ी का आंचल अपने कमर में खोस लिया और फुर्ती से लपकते हुए निहाल के पास गई, और उसने ऐसा जोर का वार उसके हाथ पर किया कि बेल्ट उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गई, और निहाल तुरंत ही अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की हथेली को पकड़कर दर्द के मारे चीख उठा। वृंदा ने उसे जलती हुई नजरों से घूरते हुए कहा कि मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाने से पहले यह सोच लेना कि मैं कॉलेज में कराटे चैंपियन रह चुकी हूँ। यह सुनते ही निहाल के होश उड़ गए। वह घबराई हुई सी आवाज में बोला, यह तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। हमें कोई मार पिटाई करने वाली लड़की नहीं चाहिए थी। वृंदा व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, क्या तुम्हें केवल मार पिटाई खाने वाली लड़की चाहिए थी? कैसे मर्द हो तुम! एक तो अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हो, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हो, और ऊपर से धोखेबाज हमें कह रहे हो। अभी तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ बच्चू। तुमने जो मेरे साथ करने की कोशिश की है ना, उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। इतना कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगी। अब निहाल की बोलती ही बंद हो गई थी। वृंदा अपना फ़ोन लेकर कमरे से बाहर निकल गई। उसने तुरंत ही अपने पापा को फ़ोन करके सब कुछ बताया। उसके पापा ने कहा कि बेटा, तुझे ऐसे घर में समझौता करके रहने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने तेरी शादी तेरी खुशियों के लिए करवाई थी, ना कि जिंदगी भर तुझे समझौता करने के लिए। इसलिए तुझे जो सही लगे तू कर, तेरा यह बाप तेरे साथ है। वृंदा की माँ ने तुरंत ही पति के हाथ से फोन छीनते हुए कहा, बेटा तेरे पापा को कुछ पता नहीं है, औरतों को थोड़ा बहुत समझौता करके चलना ही पड़ता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू कोई गलत कदम मत उठा लेना। तब वृंदा के पिता रामेश्वर जी ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि यदि शादी की पहली रात मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही गंदा व्यवहार करता, क्या तब भी तुम समझौता करके जीने की कोशिश करती? तुम्हें मैंने इतने प्यार से रखा है, शायद इसीलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी बेटी को वहाँ पर कितना कष्ट हो रहा है। अब वृंदा की माँ खामोश हो गई। वृंदा को पापा का सपोर्ट मिल चुका था, इसलिए अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत ही पुलिस को फोन करके बुलाया। पुलिस ने निहाल को गिरफ्तार कर लिया। जल्दी ही उन दोनों का तलाक हो गया। वृंदा मायके में आकर रहने लगी। कुछ लोग उसे ताने मारते थे कि वो अपनी शादी एक दिन भी नहीं संभाल पाई। कुछ लोग वृंदा से सहानुभूति रखते थे, कुछ लोग उसे बेचारी समझते थे, लेकिन वृंदा को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसे अब केवल अपनी जिंदगी पर ध्यान देना था। वृंदा ने अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू की। हालांकि घर में रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वृंदा खुद कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। उसके पापा ने भी उसका भरपूर साथ दिया। जल्दी ही वृंदा को एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई थी। जब वृंदा तैयार होकर ऑफिस जाती थी तो मोहल्ले वाले उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते थे। वृंदा के कानों में भी वह सारी बातें पड़ती थी, लेकिन वो इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। देखते ही देखते वृंदा को जॉब करते हुए 3 साल हो चुके थे। इसी बीच वृंदा के ऑफिस में नए बॉस का आगमन हुआ। समीर बहुत ही धीर गंभीर स्वभाव का था और वह किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था, बस अपने काम से मतलब रखता था। समीर की पत्नी अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई थी और तब से समीर अकेला ही रहता था। जब समीर को वृंदा के जीवन के बारे में पता चला तो उसे लगा कि दोनों के जीवन का दर्द लगभग एक सा ही है, इसलिए धीरे धीरे वह वृंदा से थोड़ी बहुत बातचीत करने लगा था। एक बार वृंदा ऑफिस में देर तक काम कर रही थी। समीर घर जाने के लिए निकला तो उसने देखा कि पूरा ऑफिस खाली हो गया है, केवल वृंदा ही काम कर रही थी। रात के 9 बजने वाले थे। समीर ने कहा, वृंदा चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। वृंदा कहने लगी, सर आप चले जाइए, मुझे लगभग आधा घंटा और लगेगा। समीर ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, इतनी रात को तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं काम करता हूँ, मैं भी थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। वृंदा असमंजस भरी नजरों से उसे देखने लगी। पूरे ऑफिस में यह बात मशहूर थी कि समीर बस अपने आप में ही डूबा रहता है, लेकिन आज वह वृंदा की परवाह कर रहा था तो वृंदा एक अनछुए एहसास से भीगने लगी थी। समीर उसकी बगल वाली टेबल पर बैठ गया। उसने चपरासी से 2 कप कॉफी मंगवा ली थी। वृंदा फटाफट काम निपटा रही थी। काम खत्म होने के बाद जब वह लोग बाहर निकले तो रिमझिम बारिश होने लगी। वृंदा कार तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी भीग गई थी। समीर आज न जाने क्यों बार बार उसकी ओर ही निहार रहा था। वृंदा थोड़ा सकुचाई हुई सी कार में उसके साथ बैठी हुई थी। समीर ने उसे पूरे सम्मान के साथ घर पहुंचा दिया। रास्ते में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर भी वृंदा का मन न जाने कैसा कैसा हो रहा था। जब समीर उसे पहुंचाकर वापस जाने लगा तो वृंदा ने कहा, सर आप पहली बार मेरे घर तक आए हैं, चलिए 1 कप चाय पी लीजिए। समीर संकोच के कारण मना करने लगा, लेकिन मन ही मन वह भी वृंदा के साथ थोड़ा और समय बिता लेना चाहता था। इसलिए थोड़ी देर तक ना नुकुर करने के बाद वह भी वृंदा के साथ घर के अंदर पहुंच गया। वृंदा के मम्मी पापा ने बहुत उत्साह के साथ समीर का स्वागत किया। वृंदा की माँ चाय बनाने के लिए चली गई और वृंदा अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई। जब वह हल्के हरे रंग का सलवार सूट पहनकर हॉल में आई तो समीर की नज़रें उस पर ही ठहर गई थी। उन नज़रों में कुछ तो ऐसा था जिसे देखकर वृंदा भीतर तक सिहर गई। तब तक वृंदा की माँ चाय लेकर आ गई थी। सबने साथ बैठकर चाय पी। वृंदा की माँ समीर से जिद करने लगी कि आप अकेले रहते हैं, इतनी रात को खाने पीने की व्यवस्था करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, तो आज खाना हमारे साथ ही खा लीजिए। समीर इनकार कर रहा था, लेकिन फिर वृंदा ने भी उसे रुकने को कहा। तब समीर इनकार नहीं कर पाया और उसने सबके साथ बैठकर खाना खाया। एक ही मुलाकात में वह उन लोगों के काफ़ी करीब आ गया था और वृंदा के तो बिल्कुल दिल में ही उतर गया था। समीर की आंखों में वृंदा को भी अपने लिए प्रेम के कुछ भाव महसूस हुए थे, इसलिए वह भी एक मीठे एहसास से भरने लगी थी। अगले दिन से मानो सब कुछ बदल गया था। वृंदा जब समीर के केबिन में जाती थी तो समीर की खामोश नज़रें उससे बहुत कुछ कह जाती थी। वृंदा भी अब समीर के करीब जाने के बहाने ढूंढने लगी थी। प्रेम का अंकुरण दोनों तरफ से फूटने लगा था और अंततः वृंदा के जन्मदिन पर समीर ने उसे प्रपोज कर ही दिया। समीर ने उसकी हथेली थाम कर कांपते हुए स्वर में कहा, वृंदा पता नहीं कब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या तुम भी अपनी ज़िंदगी को एक मौका देना पसंद करोगी? देखो मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और मेरे पास तुम्हें अपने बारे में अलग से कुछ बताने लायक नहीं है। मेरे बारे में तो ऑफिस में तुमने सब कुछ सुन ही लिया होगा। मेरी पत्नी जब से मुझे छोड़कर गई मैंने अपने अकेलेपन को ही अपना साथी बना लिया था, लेकिन अब जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मुझे ऐसा लगता है
जैसे तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो। बोलो ना, क्या हम मिलकर अपने जीवन को संवारने की कोशिश कर सकते हैं? वृंदा थोड़ी देर तक खामोश रही। आज उसके दिल की धड़कनें उसके वश में नहीं थी। उसने कांपते होठों से कहा, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इतना कहकर उसने अपनी पलकें झुका ली तो समीर ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि आज से तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग भरने की जिम्मेदारी मेरी है। इतना कहकर समीर ने अपनी बाहें फैला दी तो वृंदा भी उसके सीने में सिर छिपाकर कुछ यूं सिमट गई मानो अब वह इन मजबूत भुजाओं के घेरे में बिल्कुल सुरक्षित है। उसी दिन समीर और वृंदा ने जाकर अपने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। अब अपने बच्चों की खुशी कौन नहीं चाहता। तो दोनों के माता पिता बहुत खुश हुए और जल्दी ही उन दोनों की एक मंदिर में शादी करवा दी गई। अब दोनों पति पत्नी के रूप में एक दूसरे का बहुत ध्यान रखने लगे थे और अब उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां बिखर गई थी। 2 सालों के बाद वृंदा ने एक बेटी को जन्म दिया और अब वह अपनी गृहस्थी में हंसी खुशी जी रही थी। कभी कभी वह सोचती है कि यदि उसने समझौता करने के नाम पर निहाल के साथ ही जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया होता तो उसकी ज़िंदगी में इतनी ढेर सारी खुशियाँ कभी ना आई होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।